हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन शॉर्ट बोलूं तो भाई फंसना पक्का है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी हमने कवर कर दी है। जितने टाइप के एमसीक्यू होते हैं सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप एक बार ये वीडियो को देख लेते हैं और इससे पहले हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है। अब वीडियो चालू करें उससे पहले एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि हमारा ये चैप्टर लास्ट होने वाला है हमारी सीरीज का, तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ आपको पूरी सीरीज शेयर करना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लाइक कॉमेंट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप एक जन के साथ करेंगे वो और लोगों के साथ करेंगे, और ऐसे ही हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। आप सीधा चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, दीज काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज आर कॉल्ड डैश, दैट इज दे आर डिटरमाइंड बाय द एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी चॉइस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कंसर्न्ड। अब आप बोल रहे हो कि इसमें ऑप्शंस क्यों नहीं है, तो भाई जो भी ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बिना ऑप्शन के भी बनना चाहिए तो उसमें हमने ऑप्शन नहीं डाले। इससे वीडियो का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है और आपका एक अच्छा खासा रिविजन भी हो जाता है। और जहां पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई यहाँ ऑप्शन डालना ही पड़ेगा क्योंकि बिना ऑप्शन के आप नहीं कर सकते उसका आंसर, तो वहां हमने ऑप्शन बिल्कुल डाले हैं। तो पहले हम ये वाले सिंपल एमसीक्यू देखेंगे, फिर आपके स्टेटमेंट वाले हो गए, असर्शन रीजन हो गए, केस स्टडी हो गए, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो भाई इसका हमारा आंसर आता है एस्क्रिप्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप चाहे तो साइड में अपनी एनसीईआरटी भी खोल सकते हैं तो आपका और अच्छे से रिवीजन होगा, क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। फिर अब फीचर ऑफ एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज एंड कम्युनिटी फीलिंग इज दैट दे आर डैश। सो भाई ये कैसी रहती हैं? यूनिवर्सल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेंबर्स ऑफ डैश शेयर द डिजायर टू बी पार्ट ऑफ द सेम पॉलिटिकल कलेक्टिविटी। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो मेंबर ऑफ अ डैश, मेंबर ऑफ अ नेशन। इसके बाद आप बोल रहे होंगे बॉक्स क्या है, तो आपको बीच बीच में ऐसे बॉक्स देखने को मिलेंगे। ये आपके रिवीजन के लिए, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा, इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। दिस डिजायर फॉर पॉलिटिकल यूनिटी यूजुअली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज द एस्पिरेशन टू फॉर्म अ स्टेट। इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके बाद डैश गेव अ वेल नोन डेफिनेशन, अ स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। सो भाई ये डेफिनेशन किसने दी? ऐसे नाम बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। तो इसका हमारा आंसर है मैक्स वीबर। जब आप कॉलेज में आएंगे तो आप बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िएगा, मैं जितने बता रहा हूँ, और आंसर भी अच्छे से देखिए। कई बार होता है कि क्वेश्चन से भी और आंसर निकल जाते हैं, मतलब कहीं और डैश लग कर आ सकता है, तो दोनों चीज अच्छे से देखिएगा। नेशंस आर कम्युनिटीज दैट हैव अ स्टेट ऑफ देयर ओन, दैट इज व्हाई द टू आर जॉइंड विद हाइफन टू फॉर्म द टर्म डैश। तो इसका हमारा आंसर आता है नेशन स्टेट। इसके बाद Dash explicitly recognized that the people it governed were of different nations and more than 100 such international nationalities were recognized. ऑप्शन ए यूएस, यूएसएसआर, फिर इंडिया, फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसका आंसर आता है हमारा सोवियत यूनियन, मतलब यूएसएसआर। इसके बाद डैश इज अ कम्युनिटी दैट हैज सक्सीडेड इन एक्वायरिंग अ स्टेट ऑफ इट्स ओन। तो हमारा इसका आंसर है नेशन। इसका आंसर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। Dash have tried to establish and enhance their political legitimacy through nation building strategies. They sought to secure the loyalty and obedience of their citizens through policies of assimilation or integration. तो assimilation और integration भी अच्छे से याद रखिएगा। बाकी हमारा इसका आंसर आता है states। फिर इसके बाद 9th नंबर का और 10th नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th, पॉलिसीज ऑफ डैश often involving outright suppression of the identities of ethnic, religious or linguistic groups try to erode the cultural differences between groups. So पहले वाले का हमारा आंसर आता है assimilation, याद रखिएगा। फिर दूसरा आता है policies of dash seek to assert a single national identity by attempting to eliminate ethno-racial and cultural differences from the public and political arena while allowing them in the private domain. So policies of हमारा पहले एक हमारा assimilation आ गया, अब integration. Both sets of policies assume a सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी, बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद भाई ये बॉक्स आ जाता है, टू बी कंटिन्यूड आगे और इसका पार्ट है। तो ये बॉक्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी करा दिया है, पूरे सोशियोलॉजी के हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आई बटन में भी मैं डाल दूंगा। तो ये बॉक्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। इसके बाद policies that promote dash are aimed at persuading, encouraging or forcing all citizens to adopt a uniform set of cultural values and norms. So कौन सी policies की बात कर रहे हैं? जो policy क्या promote करती है? Assimilation। फिर से वही related question आ गया। फिर policies promoting dash are different in style but not in overall objective. They insist that the public culture
be restricted to a common national pattern while all non-national cultures are to be relegated to the private sphere. So ये भी अभी हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है, हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। तो असिमिलेशन और इंटीग्रेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर के आते हैं। फिर स्टेट्स जनरली टेंड टू फेवर अ सिंगल डैश नेशनल आइडेंटिटी, होमोजेनस, हिट्रोजीनियस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आप सबको ये पता होगा, हमने ह्यूमैनिटीज में बहुत बार पढ़ा है होमोजेनस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, The dash nation state is socially and culturally one of the most diverse countries of the world। तो हम सबको पता है भाई, जहां भी डाइवर्सिटी की बात होती है तो इंडिया का नाम आ ही जाता है। ये ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने दी हुई, इसको पढ़ लीजिएगा। These billion plus people speak about 1632 different languages and dialects। तो पूरा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा डेटा यहाँ पर दिया गया हुआ है। फिर इन टर्म्स ऑफ द नेशन स्टेट्स रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी आइडेंटिटीज, द इंडियन केस फिट्स नीदर द डैश नॉर द डैश मॉडल डिस्क्राइब्ड। तो ना ही हम असिमिलेशनिस्ट मॉडल में आते हैं, ना ही इंटीग्रेशनिस्ट मॉडल में आते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर इसके बाद, बट ऑन द होल इंडिया कैन बी कंसिडर्ड अ गुड एग्जांपल ऑफ डैश दो इट इज नॉट एंटायरली फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स कॉमन टू नेशन स्टेट्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया कैन बी कंसिडर्ड अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टेट नेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया इंडिया एक नेशन स्टेट है कि स्टेट नेशन है। तो देखिए, इंडिया ऐसी कंट्री है जिसका अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो अलग अलग जगह एक अलग तरीके से हमारा हिस्ट्री हमको देखने को मिलता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक इंडिया का हिस्ट्री रहा है, क्योंकि डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो कुछ सर्वे में उनका कहना था कि हमारा इंडिया एक नेशन स्टेट है। अब रिसेंट में जो हो रहा है उनका कहना है कि इंडिया स्टेट नेशन है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप एनसीईआरटी खुद हमारी पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से इंडिया को एक नेशन स्टेट बोला गया है, क्योंकि जो ये स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप बोल सकते हैं एक नया डेवलप हो रहा है, क्योंकि अभी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिनको सीधा हम स्टेट नेशन का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन जब हम स्टेट नेशन की बात करते हैं, स्टेट नेशन के हम पूरे निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो उसमें इंडिया एकदम सूट कर जाता है। इसलिए आप इंडिया को एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट नेशन का वो दे सकते हैं दर्जा। इस पर आज भी बात करती है, कोई जन बोलते हैं कि इंडिया को नेशन स्टेट बोलना चाहिए, कुछ बोलते हैं स्टेट नेशन बोलना चाहिए, कुछ बोलते हैं दोनों ही नहीं बोलना चाहिए, कोई और टर्म निकाल कर आना चाहिए। तो याद रखिए, बोर्ड में अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच कंट्री कैन बी कंसीडर्ड अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेट नेशन, तो आपको वहां पर इंडिया लिखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल चैप्टर की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से इंडिया को एक नेशन स्टेट बोला गया है। तो अलग अलग सर्वेस के हिसाब से अलग अलग जो डेटा कलेक्ट होता है उससे बातें आती हैं। तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन अगर स्टेट नेशन रिलेटेड देखने को मिलता है तो यही देखने को मिलेगा कि इंडिया कैन बी कंसीडर्ड अ गुड एग्जांपल ऑफ डैश। जब भी गुड एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं तो आपको स्टेट नेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाकी सर्वे से मतलब नहीं होता है, हम हमारे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी में हमारे यही दिया हुआ है। बाकी आप गूगल पर देखिएगा, आपको अलग अलग बातें सुनने को बहुत तरीके की मिल जाएंगी। इसके बाद, एन अल्टरनेटिव टू द नेशन स्टेट देन इज द डैश वेयर वेरियस नेशंस बी द एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और इंडिजिनियस आइडेंटिटीज कैन कोएग्जिस्ट पीसफुली एंड कोऑपरेटिवली इन अ सिंगल स्टेट पॉलिटी। अभी हमने इसका आंसर देखा, स्टेट नेशन। इसके बाद, डैश इन इंडिया इज रूटेड इन इंडियाज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स, ट्राइब्स एंड रिलीजन्स। तो इसका आंसर हमारा रीजनलिज्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर द थ्री मेजर डैश। तो थ्री मेजर हमारे यहाँ की प्रेसिडेंसीज थी। उसके लिए बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन (SRC) which was implemented on dash has helped transform the political and institutional life of the nation. So November 1, 1956 पॉलिटिकल साइंस पर भी आपने ये पढ़ा है। इसके बाद भाई, अगर वीडियो आप अभी तक देखें तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए पूरी सीरीज बना रहे हैं और शेयर तो आपको करना ही है। फिर इसके बाद, मार्टिडम ऑफ डैश प्रोवोक्ड वायलेंट प्रोटेस्ट एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है। इट आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ SRC which in 1956 put the final seal of approval on the principle of linguistic states। तो यहाँ पर हम पोती श्रीरामुलु की बात कर रहे हैं, उनके बाजू में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। फिर इसके बाद, the civil war that has raged in Sri Lanka since 1983 is partly based on the denial by the majority dash group of the rights of the minority। तो इसका आंसर हमारा आता है लिंग्विस्टिक। मतलब लिंग्विस्टिक जो हमारा ग्रुप है मेजॉरिटी वाला, उनकी तरफ से जो हमें डिनाइल देखने को मिलता है हमारे माइनॉरिटी के राइट्स की तरफ, तो ये बिल्कुल एक हमारा आ जाता है। इसके बाद, इन द क्रिएशन ऑफ 3 न्यू स्टेट्स इन 2000 नेमली छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड, डैश डिड नॉट प्ले अ प्रोमिनेंट रोल। तो भाई किसने नहीं किया? लैंग्वेज का यहाँ पर कोई प्रोमिनेंट रोल हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एथनिसिटी बेस्ड ऑन ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, रीजनल डेप्रिविएशन एंड इकोलॉजी प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर इंटेंस रिजल्टिंग इन स्टेटहुड। तो भाई क्या देखने को मिला था हमें? इंटेंस रीजनलिज्म हमें देखने को मिला। रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद, There are dash states
federal units and dash union territories centrally administered within the Indian nation state। देखिए यहाँ फिर से हम नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जब एग्जाम्पल की बात करिए तो हम स्टेट नेशन बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा एक इंडियन नेशन स्टेट ही हमारे सामने आता है। तो इसका हमारा आंसर आता है 28 एंड 8। 28 हमें स्टेट्स देखने को मिलते हैं और 8 हमें यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाती है। फिर देयर आर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और एरियाज ऑफ गवर्नेंस विच आर द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईदर स्टेट और सेंटर along with a dash of areas where both are allowed to operate। इसका आंसर हमारा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। फिर इसके बाद द मोस्ट कंटेंशियस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी आर इशू रिलेटेड टू रिलीजियस कम्युनिटीज एंड रिलीजियन बेस्ड आइडेंटिटीज। दीज इश्यूज मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू रिलेटेड ग्रुप्स, डैश एंड डैश सेट एंड द माइनॉरिटी मेजॉरिटी सेट। तो भाई एक हमारा माइनॉरिटी मेजॉरिटी सेट हो गया, अब दूसरा कौन सा सेट है? तो दूसरा हमारा जाता है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म वाला सेट। अब उसके बारे में नीचे दिया हुआ है, बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों सेट हैं, याद रखिएगा। इसके बाद इन इंडियन नेशनलिज्म द डोमिनेंट ट्रेंड वाज मार्क्ड बाय एन इंक्लूसिव एंड डैश विजन। तो एक हमारा इंक्लूसिव हो जाता है और दूसरा हमारा हो जाता है डेमोक्रेटिक विजन, याद रखिएगा। फिर भाई हमारा बॉक्स जाता है, आप ये पढ़ लीजिएगा, सिर्फ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे कभी नहीं आते, बट फिर भी एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके एक और बॉक्स आता है आर्टिकल 2930 एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बहुत डिटेल में इसको मैंने समझाया है, और ये वाला बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन एवरीडे लैंग्वेज the word dash refers to aggressive chauvinism based on religious identity। so भाई कौन से वर्ड की हम बात कर रहे हैं? हम कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसके बाद फिर the anti-Sikh riots of Delhi in dash took place under a Congress regime। the unprecedented scale and spread of anti-Muslim violence in Gujarat in dash took place under a BJP government। तो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का आंसर देख लेते हैं। ऊपर वाले का 1984 और नीचे वाले का 2002, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद India has had a history of communal riots from pre-independence time, often as a result of death policy adopted by colonial rulers। तो आप सबको पता है, हमने इकोनॉमिक्स में भी देखा है, डिवाइड एंड रूल वाली जो हमारी पॉलिसी थी ब्रिटिशर की तरफ से। Dash is among the most complex terms in the social and political theory। In the Western context, the main sense of this term has to do with the separation of church and the state। ये आप कॉलेज में बहुत पढ़ने वाले हैं डीप उसमें। So ये सेकुलरिज्म की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कम्युनलिज्म का भी हमने देखा, अब ये सेकुलरिज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद The dash is indeed a very crucial institution when it comes to management of cultural diversity in a nation। So state हमारा इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में ही आंसर डाला है, इसको अच्छे से देख लीजिए। An authoritarian state is the opposite of a democratic state। Democratic state का opposite क्या होता है? Authoritarian state होता है। It is a state in which the people have no voice and those in power are not accountable to anyone। Political science हमने देखा है, USSR authoritarianism की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसीलिए उसका disintegration हुआ था। इसके बाद dash is the name given to the broad arena which lies beyond the private domain of the family but outside the domain of both state and market। तो इसका आंसर हमारा जाता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का पूरा एक टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगर सिविल सोसाइटी के बारे में मैंने ये जानबूझकर थोड़ा सा एक पैरा डाला है जिससे आप इसको पढ़ सके, अगर आप इसको भूल चुके हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाता है। फिर इसके बाद The main criteria for inclusion in civil society are that the organization should not be dash and it should not be a purely commercial profit making entity। तो should not be स्टेट कंट्रोल्ड, एक इंपॉर्टेंट जाता है। फिर द इंडियन पीपल हैड अ ब्रीफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन्फोर्स्ड बिटवीन डैश एंड डैश। ये भी पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है, जून 1975 फिर जून 1977। सो ये दोनों हमारे ऑप्शन का आंसर आ जाता है। फिर डैश एक्ट 2005 is a law enacted by the Parliament of India giving Indians access to government records। बहुत इंपॉर्टेंट, the right to information, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का आप बॉक्स पढ़ सकते हैं, ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is not true about cultural diversity? It can arouse intense passions in people, it is sometimes accompanied by social and economic inequality, it becomes a problem when resources are scarce, cultural diversity is only found in India। तो ऑब्वियसली हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द लॉज दैट अलाउ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट टू आल्सो साइमल्टेनियसली बी सिटीजन ऑफ अनदर स्टेट कॉल्ड। तो ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है, हमारा सी ऑप्शन डुअल सिटीजनशिप लॉज इसका आंसर आ जाता है।
फिर इसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लैंग्वेज एंड रिलीजन हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथनो नेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया। लैंग्वेज एंड ट्राइबल आइडेंटिटी हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथनो नेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया। फिर रिलीजन एंड ट्राइबल आइडेंटिटी हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथनो नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, और आखिरी में ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसका हमारा आंसर आ जाता है बी, लैंग्वेज एंड ट्राइबल आइडेंटिटी हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथनो नेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया। फिर which of the following does not stand for secularism? Separation of state and church, not favoring a particular religion over the others, progressive retreat of the religion from the public life, religious identity overriding everything else। तो रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइडिंग एवरीथिंग एल्स, हम सबको पता है, हमने सेकुलरिज्म के बारे में बहुत बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर इसके बाद which of the following statements is not true about communalism in India? There were no communal rights the pre-independence time. Communalism is a recurrent source of violence and tension in India. Religious identity overrides every other identity in communalism. Communalists believe in political identity. तो इसका आंसर है there were no communal rights in the pre-independence times. इसके बाद cultural diversity can present tough challenges. Which of the following is not a reason for the same? It can arouse intense passions. It can often mobilize large number of people. Cultural identity are not significant. Cultural differences are accompanied by economic and social inequalities. So by cultural identities are not significant, मतलब ये बोल रहा है कि important नहीं है, तो ये obviously हमारा आ जाता है। फिर what criteria is used to define minority in the sociological sense? Privilege, only numerical distinction, solidarity due to experience of disadvantage, individualism। so भाई हमारा सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही यहाँ जाता है। फिर choose the incorrect statement about communalism। Communalism is about politics, not about religion. It cultivates an aggressive political identity. It is a recurrent source of tension and violence. A communalist is always a devout person. So a communalist is always a devout person. ये हमारा आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे assertion reason आ जाते हैं। There is a tension between the Indian state's simultaneous commitment to secularism as well as the protection of minorities. Reason आ जाता है providing protection to them immediately invites the accusation of favoritism or appeasement of minorities. So हमारे इसका आंसर आ जाता है कि both are true and एकदम correct explanation है ये। फिर इसके बाद असर्शन आता है स्टेट्स जनरली टेंड टू फेवर अ सिंगल होमोजेनियस नेशनल आइडेंटिटी। रीजन दिया हुआ है कम्युनिटी आइडेंटिटीज कैन एक्ट एज द बेसिस फॉर नेशन फॉर्मेशन। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स सी ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी एज डेंजरस राइवल्स। तो इसमें भी भाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर असर्शन दिया हुआ है इन इंडिया नेशनलिज्म द डोमिनेंट ट्रेंड वाज मार्क्ड बाय एन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक विजन। ये अभी हमने देखा था। फिर रीजन दिया हुआ इट वाज डेमोक्रेटिक बिकॉज इट रिकॉग्नाइज्ड डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी। तो हमारा भाई ए एंड हमारा जो आर है दोनों ट्रू आ जाते हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 51 आता है। असर्शन दिया हुआ है पॉलिसीज प्रमोटिंग इंटीग्रेशन आर डिफरेंट इन स्टाइल बट नॉट इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। रीजन दिया हुआ है दे इंसिस्ट दैट द पब्लिक कल्चर बी रेस्ट्रिक्टेड टू कॉमन नेशनल पैटर्न व्हाइल ऑल नॉन नेशनल कल्चर्स आर टू बी रेलीगेटेड टू प्राइवेट स्फीयर। इसमें भी भाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद भाई अब हमारे आ जाते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। तो ये सीधे मैं सैंपल पेपर से लेकर आया हूँ। केस आप पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन है हम उनको आंसर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एज पर द गिवन पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडिया। तो इन ऑप्शन में से भाई कौन सा इंडिया के लिए ट्रू है। फिर दिया हुआ है द कॉम्प्लिकेशन मेंशन्ड इन द पैसेज इज नॉट ड्यू टू। तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो इनमें से किसके कारण नहीं है। और थर्ड दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ सेक्युलराइजेशन। तो इन तीनों क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। तो भाई जो हमारे पहले का आता है वो है इट यूजेस द वेस्टर्न मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एंड आल्सो इन्वॉल्व्स अदर मीनिंग्स। दूसरे का आता है ऑथोरिटेरियन स्टेट, और तीसरे का आता है कन्वर्जन ऑफ रिलीजन टू मैंडेटरी ऑब्लिगेशन एज अपोज टू वॉलंटरी प्रैक्टिस। तो आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट ज्यादा आपका यहाँ पर नहीं करूंगा, बहुत इजी आते हैं, इनको आप पूरा देख लेंगे आपको ये बनने लगेंगे। इसके बाद अगला एक और हमारा केस स्टडी आता है, तो ये आप खुद से पढ़िएगा, मैं आपको इसके क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। Dash such as extremely wealthy people are not usually referred to as minorities। यहाँ पर हम privileged minorities की बात कर रहे हैं। फिर when minority is used without qualification, it generally implies a relatively small but also group। तो relatively small but also a disadvantaged group की हम यहाँ बात कर रहे हैं। फिर statistical minorities are not minorities in the sociological sense because they do not form a collectivity। ये collectivity form नहीं करते हैं। फिर religious minorities like the Parsis or Sikhs
may be relatively well off economically but they may still be disadvantaged in that sense. तो एक कल्चरल सेंस में फिर भी डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन जाता है। मैंने सिर्फ 3 ही डाले क्योंकि सब कुछ ही मैंने कवर कर दिया, बहुत इजी आपको लगने वाला है। पहला क्वेश्चन आता है, however there are many successful examples including India which show that it's perfectly possible to have a strong nation state without having to dash type of different community identities into one standard type. So इसका हमारा आंसर आता है homogenize. फिर there is no historically fixed or logical necessary relationship between dash and the varied form of dash that it could be based on. So community और हमारा यहाँ पर nation state इसका आंसर आता है। फिर policies that promote are aimed at persuading, encouraging और forcing all cities to adopt a uniform set of cultural values and norms. तो इसका हमारा आंसर आता है assimilation, अभी हमने देखा पीछे। फिर in the case of integrationist policies too, there is a danger of the dominant group culture being treated as dash culture, national culture. इस सारे क्वेश्चनों का आंसर अभी हमने पीछे देखे। अगर आपने बॉक्सेस और पूरे क्वेश्चन पढ़े तो आपसे सब बन रहे होंगे। तो इसी के साथ भाई ये हमारी आखिरी वीडियो भी खत्म होती है। ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी हो गया, ये अब सोशियोलॉजी हो गया, सबके एमसीक्यू चैनल पर पूरे आ चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक मिल जाएंगे। वीडियो में देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आपको करना ही है। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा मेरी बहुत सारी वीडियोस में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु बाय बाय।